चलो स्टार्ट करें आज की क्लास फिर। यस मैम। ओके, और ट्राई करना कल से आईसीटी की क्लास अटेंड करने का, बिकॉज उससे आपको हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एक बार लाइव से क्या होता है ना, लाइव अटेंड कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सारी इजीली आप पूछ सकते हो आपस में, मतलब अपने गाइड से या टीचर से। डाउट्स में फिर क्या होता है कि डाउट्स में फिर वो डाउट्स में ही रह जाता है। ओके, सो नाउ सॉफ्टवेयर हमारा हमारी जो 3 यूनिट्स हैं उसमें हमारा यूनिट 1 में बस आपका वो थोड़ा सा एजाइल वाला बचा है, बाकी तो हो चुका है सारा ही। दिस सब्जेक्ट इज आल्सो इन माय सेमेस्टर। ओके, हाँ तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं जो भी आपका नेट का सिलेबस है वो आपके बेसिकली इसके ही तरह है, आपके बीटेक के सिलेबस की तरह ही, तो आपको हेल्पफुल रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, so now can anyone tell me what is क्वालिटी, मतलब क्वालिटी से आप क्या समझते हो? अगर आपसे कोई कहे डिफाइन क्वालिटी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे क्वालिटी को? सॉफ्टवेयर के फीचर्स से हम डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी को। ओके, या फिर वी कैन से कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट द यूजर वांट्स इट टू डू, या फिर जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कितना फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो दैट कम्स अंडर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ओके, सो आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी में जो सबसे पहला टॉपिक मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, इट इज मैककॉल्स क्वालिटी मॉडल। ठीक है, सुना है आप लोगों ने पहले ये मैककॉल्स क्वालिटी मॉडल? कहीं कुछ आपको सुना हो आपने, आप में से किसी ने? नो मैम। ओके, तो मैककॉल वाज अ पर्सन, ठीक है, इन्होंने 1977 में ये क्वालिटी मॉडल प्रोवाइड किया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो अपना मॉडल है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। ठीक, तो पहली जो इनकी कैटेगरी थी वो थी प्रोडक्ट ऑपरेशन। प्रोडक्ट ऑपरेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑपरेशन। सेकंड जो इनकी कैटेगरी थी वो थी प्रोडक्ट रिवीजन। और तीसरी जो थी वो थी प्रोडक्ट ट्रांजिशन। अब इन नेम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, यू मस्ट बी एबल टू गेट कि व्हाट वुड इसमें क्या इंक्लूड होता होगा। प्रोडक्ट ऑपरेशन में दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट जो भी ऑपरेशंस प्रोडक्ट परफॉर्म करता है उसकी क्या क्या क्वालिटी वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने फर्दर 6 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मेंशन किए थे। पहला था करेक्टनेस, कि सॉफ्टवेयर कितना करेक्टली वर्क कर रहा है। दूसरा एफिशिएंसी, पूरी क्वालिटी मॉडल, पूरे क्वालिटी में ना आपको बस यही सब चीजें आएंगी, करेक्टनेस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, यही सब चीजें आपकी चलती, क्योंकि बेसिकली यही सारे टर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेग्रिटी हो गई, देन वी हैव रिलायबिलिटी, एंड देन वी हैव यूजेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपके 5 ये आपके प्रोडक्ट ऑपरेशन के फीचर्स थे जो उन्होंने मेंशन किए थे। करेक्टनेस तो आपको समझ में आ गया हो, करेक्टनेस इज कि हाउ करेक्ट आवर सॉफ्टवेयर इज। एफिशिएंसी इज हाउ एफिशिएंट आवर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। इंटेग्रिटी का मतलब कोई मुझे बता सकता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमने ये टर्म बहुत सुना है, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत आता है ये टर्म। कोई भी जो मुझे बता सके इंटेग्रिटी का मतलब? कंबाइन ऑल द मॉड्यूल्स, जब हमारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं और हम उसको एक कंबाइन करके जनरेट कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रिटी। नो, इट इज, आप इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ले आए उसे। इंटीग्रेशन हम पढ़ा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, उसमें आता है इंटीग्रेशन। इंटेग्रिटी बेसिकली मतलब होता है कि अगर हमारा कोई जो सॉफ्टवेयर है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो उसमें,
आपने सुना होगा ना, ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखना सॉफ्टवेयर की, इंटेग्रिटी मेंटेन रखना सॉफ्टवेयर की। तो मतलब कोई भी अगर अनऑथराइज एक्सेस करना चाह रहा है सॉफ्टवेयर में तो वो ना हो, दैट इज इंटेग्रिटी। फिर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, और फिर यूजेबिलिटी कि सॉफ्टवेयर कितना यूजेबल है। तो ये इन्होंने पहले उसको आपका आ गया प्रोडक्ट ऑपरेशन। ठीक, फिर आपका सेकंड आया प्रोडक्ट रिवीजन। प्रोडक्ट रिवीजन में बेसिकली जो टर्म्स आए वो था एक मेंटेनेबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर कितना मेंटेन, कितने हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी। फिर सेकंड आया फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टवेयर कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब अगर हम उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन करें तो वो फ्लेक्सिबली रन हो सकता है कि नहीं। देन टेस्टेबिलिटी। ठीक, इसमें इन्होंने 3 टर्म्स मेंशन किया। फिर आपका है प्रोडक्ट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मतलब है कि अगर हम अपने सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट चेंज कर दें तो वो कितनी जल्दी उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है, how quickly that software can adapt to the environment in which it has been changed to. So इसमें एक चीज आती है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब कि पोर्टेबल इज कि अगर आप किसी एक चीज को किसी एक जगह से मूव कर देना, दैट इज पोर्टेबल, तो पोर्टेबिलिटी। देन रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी में हमने जब अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि या तो हम सॉफ्टवेयर को रीयूज कर लें या सॉफ्टवेयर के कुछ मॉड्यूल्स को, कुछ फंक्शंस को रीयूज कर लें, तो वो कितना अच्छा है, तो दैट इज रीयूजेबिलिटी। फिर है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी इज कि हम दो सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करें और फिर वो आपस में इंटीग्रेट होने के बाद कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस रहती है, दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपने मैककॉल्स ने आपके मॉडल में 3 चीजें दी थी, प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन। उसके बाद इन्होंने आपके इसमें अलग इन्होंने 5 फीचर्स मेंशन किए, इसमें 3, इसमें 3। तो इतना ही आपका मैककॉल्स क्वालिटी मॉडल। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? मैम हाँ जी मैम, प्रोडक्ट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट रिवीजन मतलब क्या है? सी, प्रोडक्ट ऑपरेशन मतलब कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, हाउ इज इट एबल टू ऑपरेट, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि वो करेक्टली जिस भी, अगर मैं मान लो मैंने कोई लाइब्रेरी या सपोज मैंने अटेंडेंस का कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो कि वो करेक्टली बच्चों की अटेंडेंस ले रहा है, एंटर कर रहा है, तो दैट इज जो ऑपरेशन, कि वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो सही है कि नहीं। रिवीजन मतलब कि जब पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, प्रोडक्ट पूरा अपना रेडी हो गया, तो उसके बाद वो मेंटेन ढंग से हो पा रहा है कि नहीं, वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, टेस्टिंग में उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो दैट इज रिवीजन। ऑपरेशन तो मतलब कि हम जो ऑपरेट हो रहा है प्रोडक्ट, जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ट्रांजिशन तो मैं आपको बता दिया कि अडाप्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज इंटरऑपरेबिलिटी? इंटरऑपरेबिलिटी इज कि अगर मेरे पास सपोज दो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अगर मैंने उन सॉफ्टवेयर को आपस में इंटीग्रेट कर दिया, या आपस में इंटर मतलब दो अलग अलग, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंटर और एक होता है इंट्रा, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इंटर और इंट्रा में क्या मतलब होता है। इंटर इंट्रा ऐसे ध्यान रखो आप कि इंटर हाई स्कूल कॉम्पिटिशन आपने ऐसा कुछ सुना होगा, राइट, जो कॉलेजेस या स्कूल्स में कंपटीशन होता है। तो इंटर जो होता है वो दो डिफरेंट चीजों के बीच में होता है, ठीक है, 2 डिफरेंट या 2 और मोर डिफरेंट जो चीजें होती है उनके बीच में। और इंट्रा होता है विद इन वन सेल्फ, एक अपने मतलब वन सेल्फ, ठीक है। सो इंटर ऑपरेबिलिटी इज कि अगर मैं दो सॉफ्टवेयर को आपस में कंबाइन करूं, तो इंटीग्रेट करूं, तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, दैट इज प्रोडक्ट ट्रांजिशन, कि मैंने एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर में मर्ज कर दिया या आपस में इंटीग्रेट कर दिया और फिर मैं उनकी परफॉर्मेंस देख रही हूँ। सो दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। इससे मतलब इस डिफरेंस को समझने से बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो जाते हैं। आगे जब हम अभी मैं टॉपिक से थोड़ा दूर जा रही हूँ बस इस टर्म को समझाने के लिए। अभी जब हम आईसीटी पढ़ेंगे ना, आईसीटी क्या बेसिकली भी जब हम पढ़ते हैं, एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट, है ना। तो इन दो टर्म्स की हेल्प से आप समझ जाओगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। इंटरनेट मतलब दो अलग, जब दो या बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट बेसिकली जब एक ही नेटवर्क में हमें कुछ मैसेज ट्रांसफर करना होता है, या उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा। और इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है,
इंटर हाई स्कूल कॉम्पिटिशन से। इंटर हाई स्कूल कॉम्पिटिशन या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जब होता था तो उसमें हम 2 से बहुत ज्यादा अलग अलग स्कूल्स आते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, और जो बेस्ट वाला वो तो आपको पता ही होगा, है ना। सो इससे याद रखना इंटर एंड इंट्रा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है पहले की, मतलब यार इंट्रा जो है वो अलग अलग है, इंट्रा अलग अलग है, तो जस्ट ऐसे आपको याद रहेगा। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा कल आप लोगों ने वो नोट्स देखे थे जो मैंने दिए थे आपको, यस मैम। है ना। तो Yes, उसमें ma'am. मैंने आपको स्लाइड्स जो थी उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करके नोट्स बनाई थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना आप लोग को? कोई पढ़ा था आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. Software requirement थोड़ा पड़ा था. हाँ, रिक्वायरमेंट और डिजाइन मैंने दोनों दे दिए हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या उसी पे पूछ लेना। ओके Okay, okay. ओके। अब एक था आपका मैककॉल्स क्वालिटी फैक्टर, अब एक आपका है ISO 9126 क्वालिटी फैक्टर्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? ये है ISO के क्वालिटी फैक्टर्स। सी मैककॉल ने आपके क्वालिटी फैक्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, उसके बाद उन्होंने अलग अलग बताया था। ISO 9126 ने क्या किया, आपकी 6 क्वालिटी फैक्टर्स को डिफाइन किया और उन 6 में ही सारे के सारों को इंक्लूड कर दिया। 6 जो उनके मेन थे। पहला उनका आया फंक्शनैलिटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी। फिर दूसरा उन्होंने दिया रिलायबिलिटी, कोई सा भी कर लो, ऐसे कुछ मेन वो नहीं है सीक्वेंस। फिर आपकी आई पोर्टेबिलिटी, फिर एफिशिएंसी। टर्म्स आप नोट करोगे कि दोनों में सेम ही है, टर्म्स दोनों में सेम ही है, बस अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बस दे आर रिप्रेजेंटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट वेज, अदरवाइज पूरा सेम ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग हो, इसमें इससे अलग है, इससे अलग, ठीक है। फिर आपका आया यूजेबिलिटी। तो दे मेंशन्ड 6 क्वालिटी फैक्टर्स और उन 6 में इन्होंने अलग अलग चीजों को मेंशन, जैसे फंक्शनैलिटी में वो उन्होंने लिखा सूटेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, रेगुलरिटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी। फिर रिलायबिलिटी में उन्होंने फॉल्ट टॉलरेंस, रिकवरेबिलिटी, मैच्योरिटी। सिमिलरली पोर्टेबिलिटी में इंस्टॉलेबिलिटी, रिप्लेसेबिलिटी, कोएग्जिस्टेंस, अडेप्टेबिलिटी। फिर एफिशिएंसी में रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टाइम बिहेवियर। ये सारी चीजें फिर इन्होंने इसमें अलग अलग ऐड कर दी क्वालिटी फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज योर मैककॉल क्वालिटी फैक्टर और ये आपका ISO क्वालिटी फैक्टर। अब आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है वो पूछ लें कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या क्या होती है, तो जो भी आपको अलग लगे, जैसे जो भी कुछ अगर आपको कुछ अलग लगे तो ये वाला डायग्राम ना एक बार आप पढ़ जाना, क्योंकि इसमें अलग अलग वो मेंशन कर रखे हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, सब डिविजन्स हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन मैककॉल क्वालिटी फैक्टर, जैसे सॉरी लर्नेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सारी चीजें उसमें नहीं है। उसमें उन्होंने बस एक यूजेबिलिटी मेंशन कर दिया कि इट इज वी हैव यूजेबिलिटी, यहाँ पे यूजेबिलिटी एंड यहाँ पे रीयूजेबिलिटी। बट यहाँ पे इन्होंने यूजेबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे आपके फंक्शंस और क्वालिटी फैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपसे पता नहीं, वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी में बेसिकली वो क्वालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आता नहीं है, ठीक। Now next is your quality control, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एंटिटीज रिव्यू द क्वालिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। ISO 9000 defines quality control as a part of quality management focused on fulfilling quality requirements. क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आपकी वही सब पुरानी यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, 4-5 क्वालिटी है, बस वही घुमा फिरा के हर जगह पूछते रहते हैं, हर जगह इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आपका क्वालिटी कंट्रोल का पूरा प्रोसेस है। पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम परफॉर्म करते हैं, फिर हम चेक करते हैं और फिर हम एक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसको अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो आपकी एक है आपका प्लान। इट इज द स्टेज वेयर द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इज प्लान। जो भी हमने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस हमें अप्लाई करना है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, वो हम प्लानिंग करते हैं पूरी। फिर हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर पैरामीटर, कि हमें किस पैरामीटर को चेक करना है अपने सॉफ्टवेयर पे। फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि जो भी हमने पैरामीटर्स जो हम
सर्च जो हम चाह रहे हैं कि मतलब कि आप हमारा सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या कितना रिलायबल है, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वो उसमें मीट कर रही है रिक्वायरमेंट्स की नहीं, और फिर अगर वो मीट कर रही है तो हम ओके कर देंगे, और वो नहीं कर रही है तो फिर हम जो भी करेक्टिव एक्शन जरूरी होगा वो हम करते हैं, एंड देन वी अगेन रिपीट द होल प्रोसीजर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस। अब क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब से हमें समझ में आ रहा है कि जो भी क्वालिटी मेंशन की है वो अश्योर करना कि ये कस्टमर ये क्वालिटी मीट करेगी हमेशा। So quality assurance is defined as reporting procedures used to provide the stakeholders with data needed to make well-informed decisions. जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें मैंने एक जगह स्टेक होल्डर मेंशन किया था, और फिर मैं आपको बताया था कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। पढ़ा आप? किसी ने वो वाला टॉपिक पढ़ा था? स्टेक होल्डर मतलब यूजर है, क्लाइंट है। हाँ जी, राइट। उसमें मैंने मेंशन किया था कि स्टेक होल्डर्स आपके एंड यूजर्स हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन जिसपे जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनको इफेक्ट कर रहा है, जिनका इम्पैक्ट पड़ा है सॉफ्टवेयर पे, तो दोज आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। सो क्वालिटी एश्योरेंस में वी जस्ट मेक श्योर कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, इट इज एबल to meet the specified requirements and customer expectations. It is also monitoring the process and products throughout the SDLC. SDLC is your software development life cycle. ठीक है। अब क्वालिटी एश्योरेंस की क्राइटेरिया क्या क्या है? So what is the criteria? वही सेम, करेक्टनेस, एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। बस इसमें यही पूछते हैं वो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली 4-5 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं पे अराउंड सॉफ्टवेयर पूरी कैटेगरी घूमती रहती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टर्म आया, अच्छा और भी है, सॉरी, वही पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी। बस ये आपकी कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हैं। पूरी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इन्हीं 11 टर्म्स पे घूमती रहती है बस, कि आपका सॉफ्टवेयर कितना पोर्टेबल है, कितना मेंटेनेबल है, कितना क्या, कैसे करेक्ट, कितना एफिशिएंट, बस नथिंग एल्स। अब एक जो टर्म है रिस्क मैनेजमेंट, हमने SDLC जो पढ़ा था उसमें कौन से मॉडल में रिस्क आया था? स्पाइरल मॉडल। ओके, ठीक है। आई होप ये सबको याद हो गया हो अब तक, तो क्योंकि इससे क्वेश्चंस बने हैं। अभी मैंने आज सोचा है कि ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा के अगर मेरे को लगा तो हम RMMM आज पढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर मैं उसकी जगह क्वेश्चंस में सोच रही थी कि कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं SE के रिलेटेड ही, प्रीवियस ईयर के। सो आप लोग मुझे बताओ कि विल इट बी ओके फॉर यू अगर हम करें वैसे? हाँ जी, क्वेश्चन करवा देना है ना, क्योंकि कल आप लोग मुझे बोलते ना प्रीवियस ईयर, तो अगर मैं वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि RMMM करा के क्वेश्चंस कराऊं, बट लेट मी जस्ट सी अगर वो भी हो गया तो उसके बाद हम दोनों ही चीजें देख लेंगे, है ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। आपको 7:30 का टाइम प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को भी? 7:30 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि देर है, लेट है या कुछ है? नो मैम। सबको इक्वल है ना, मतलब सबको? हाँ जी, नो मैम। ओके नो मैम। ओके ओके। अच्छा चलो, तो पहला जो रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क? अगर आपको बोले कि रिस्क क्या है तो आप क्या बताओगे रिस्क? When error is occur, that is a risk. रिस्क Yes. वो देखो, एक होता है, एक चीज होती है प्रॉब्लम। वेट, मैं अच्छे से और क्लियर करता हूँ। देखो, एक अगर हमसे कोई पूछे, एक चीज होती है प्रॉब्लम एंड एक चीज होती है रिस्क। ठीक है। अगर somebody asks us कि what is the difference between problem and risk, तो what you will tell? प्रॉब्लम वो होता है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, राइट? कि हम बोलते हैं ना यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मतलब प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, कि अब हमारे पास एक जो भी दिक्कत है हमारी वो ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं। रिस्क होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है एंड इट कैन हैपन, है ना।
रिस्क होता है ना कि ये होने का रिस्क है, ये होने का रिस्क तो है कि हो सकता है हमारा सिस्टम उस टाइम पे क्रैश हो जाए, ये रिस्क एक है. सो प्रॉब्लम इज व्हाट हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड रिस्क इज इट मे अकर, इट इज अनप्रेडिक्टेबल. आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हो सकता है या नहीं, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ध्यान ही ना दें. इसीलिए एक पूरा चीज है रिस्क मैनेजमेंट और फिर एक चीज है RMMM, ठीक है, जो हम अभी आगे देखेंगे. सो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. इसमें क्या है कि हमने प्लान किया कि हमें कैसे अपना रिस्क को किस हिसाब से अपना पूरा प्लान करना है. फिर हम रिस्क को ट्रैक करते हैं कि क्या क्या ट्रैक हम क्या क्या कहाँ पे पॉसिबल है कि रिस्क आ सकता है, किन किन जगहों पे क्या क्या पॉसिबल रिस्क है जो अकर हो सकते हैं. फिर वी ट्राई टू कंट्रोल दोज रिस्क, हम कंट्रोल करते हैं कि रिस्क ना हो. फिर वी आइडेंटिफाई कि किस टाइप का रिस्क है. जैसे अब रिस्क जो है आपके एक आपका हो सकता है नोन रिस्क, एक होता है आपका अननोन रिस्क और एक होता है आप, ठीक है, नोन एंड अननोन रिस्क. नोन रिस्क वो होते हैं जो हमें पता होता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे इस रिस्क के होने के 10% चांसेस हैं, यहाँ पे रिस्क हो सकता है. अननोन रिस्क वो हुआ कि आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई रिस्क भी अकर हो सकता है. जब आप टेस्टिंग फेज में गए तब आपको पता लगा कि ओके ऐसा भी कोई रिस्क हो सकता है ना. तो फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया और फिर हमने उसको एनालाइज करके करेक्ट किया और फिर हम चेक करेंगे कि कहीं अब दोबारा रिस्क वो आ रहा है कि नहीं. इन केस वो रिस्क दोबारा आ रहा है तो फिर हम फिर से प्लान, ट्रैक, कंट्रोल, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज. ठीक है, ये हमारा रिस्क का मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया. गोल, अब हमारा गोल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं एज मेनी रिस्क एज पॉसिबल. आइडेंटिफाई एज मेनी रिस्क एज पॉसिबल. मतलब कि जितना भी हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है उसमें एंटायर में कितने रिस्क आ सकते हैं, कितने रिस्क अकर हो सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करना, ये हमारा मेजर गोल होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का. ठीक है. नाउ हम सॉफ्टवेयर बनाते टाइम ये सब देखो, सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे हो, जब आप डेवलपिंग फेज में हो, तब तो आप अभी डेवलप कर रहे हो, तब तो आपका जो भी डेवलपमेंट फेज में आपकी एरर आ सकती है ना. सॉफ्टवेयर कोडिंग करते वक्त एरर हो सकती है, फॉल्ट आ सकता है. लेकिन जो रिस्क है वो तो ओवरऑल रहता ही है, थ्रू आउट रहेगा रिस्क. आप जब आप सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाओगे तब भी आपको अपने ध्यान में रिस्क रखना पड़ेगा कि हाँ इस पॉइंट पे भी रिस्क आ सकता है. रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जो आप जब भी आपका स्टार्टिंग से आपको सोच के चलना है कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे ये रिस्क आ सकता है, मेरे डिजाइन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे डिजाइन में हो सकता है रिस्क अकर हो जाए कि मेरा डिजाइन यहाँ पे खराब हो जाए, या हमारे कोडिंग में तो बेसिकली एरर ही आपकी आएगी. और रिस्क जो होगा, जब आपका पूरा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा उसके बाद आप टेस्टिंग, बेसिकली मेंटेनेंस पे रिस्क आ सकता है. हाँ देखो, अब आप मेंटेनेंस में कैसे हो सकता है. सपोज कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अगर मैं छोटे से सॉफ्टवेयर की बात करूं, कैलकुलेटर हमने बनाया, कैलकुलेटर में तो ऐसा कुछ रिस्क है नहीं, बट आपने सपोज एक कोई भी सॉफ्टवेयर आप समझ लो आपने बनाया और फिर आपने देखा कि जब हमने स्पाइरल मॉडल पढ़ा था, स्पाइरल मॉडल में उन्होंने पहला आपका था कि हम ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करते थे, है ना. 4 क्वाड्रेंट्स थे, तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे रिस्क का फैक्टर था, यहाँ पे आपके ऑपरेशंस थे और यहाँ आपका फाइनल वो था, राइट. तो इसमें क्या था कि उन्होंने जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो उन्होंने पहले ही सोचा कि क्या क्या रिस्क हमारे इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं. ठीक है. पर जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हो सकता है हमसे कुछ रिस्क, अमाउंट ऑफ रिस्क जो हम देख रहे हैं वो इस पॉइंट पे छूट जाए, वी में लूज, मतलब हो सकता है हम भूल जाए ऐड करना, या हम उसको अपने उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, मतलब मान लो हमने जितने भी रिस्क सोचे हैं कि ये पॉसिबल रिस्क है, बट कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क हो सकता है जो हमारे ध्यान से निकल गया व्हेन वी परफॉर्म ऑपरेशन. तो रिस्क मैनेजमेंट तो आपका ओवरऑल थ्रू आउट ही रहता है, क्योंकि आपको हर स्टेप पे रिस्क अकर हो सकता है, ये आपको मान के चलना है. एंड आपको हर स्टेप पे ये ध्यान रखना है कि रिस्क जो है कैसे हम सही कर सकते हैं, एंड व्हाट ऑल पॉसिबल रिस्क कैन अकर इन ईच एंड एवरी स्टेप. तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है जब हमारा सॉफ्टवेयर
हम जब आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कस्टमर को या हम जब भी कुछ खरीदते हैं किसी से, तो हमारा मेजर ध्यान किस चीज पे होता है कि ये सही से काम करेगा कि नहीं, राइट? जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमारा मेजर होता है कि ये खराब तो नहीं होगा, ये सही से काम करेगा, इसमें इसकी ये अच्छे से रिलायबल तो है। तो इट इज कि कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन जो है वो अच्छे से फुलफिल हो जाए, उसी की वजह से हम रिस्क के फैक्टर्स को साथ ध्यान में रखते हैं कि कोई भी ऐसे कुछ फैक्टर ना आ जाए जिससे रिस्क की प्रॉब्लम अकर हो सके। ओके, यस मैम। अब एक जो फैक्टर जो मैं आपको बोल रही हूँ वो है RMM। ठीक है, इसमें जो आपका R से तो आप समझ में रिस्क, M से किसी को पता है ये वाला M, ये वाला M और ये वाला M क्या क्या है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज मिटिगेशन, ये M किसी को पता है? नो मैम। It is monitoring, okay, and this is management. तो ये है आपका RMM प्लान, रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। मिटिगेशन का मतलब होता है अवॉइडेंस, इसको हम अवॉइडेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो जब भी कोई प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनता है उसमें सबसे पहला तो ये प्रायोरिटी होती है कि रिस्क को हम अवॉइड कर सकें, रिस्क अकर ही ना करे, है ना? तो अब रिस्क मिटिगेशन को अगर हमें कोई बोले कि व्हाट इज रिस्क मिटिगेशन, तो अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना है कि रिस्क मिटिगेशन क्या है, तो ठीक है, अब रिस्क मिटिगेशन एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने जो भी रिस्क है उसको अवॉइड कर सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन या फिर रिस्क अवॉइडेंस, इस नाम से भी आ सकता है, बट सिंस इट इज RMM प्लान तो इसको हमने मिटिगेशन बोल दिया। इट इज एन एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म टू अवॉइड ऑल द रिस्क। एक्टिविटी टू अवॉइड, अवॉइडेंस से आपको याद रहेगा ये टू अवॉइड द रिस्क। बट अब अगर मान लो आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे, अगर आपको रिस्क आपके है तो आपके स्टेप्स क्या क्या होंगे? पहला तो फाइंड करना रिस्क को, फाइंडिंग द रिस्क, ठीक है, फाइंड द रिस्क। अब हमें रिस्क पता लग गया कि रिस्क क्या है, फिर हम उसके कॉजेस, जिस वजह से वो रिस्क अकर हो सकता है उसके कॉजेस को रिमूव कर देंगे। ठीक, कॉजेस रिमूव हो गए, फिर कंट्रोल, जितना भी हमारे जिस भी वजह से रिस्क अकर कर सकता है उसको टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग फैक्टर्स उस पर अप्लाई करना, जिससे कि वो रिस्क दोबारा से अकर ना हो। ठीक, और टाइमली रिव्यूज कंडक्ट करना, ये चेक करने के लिए कि कोई एरर दोबारा तो नहीं आ रही, वो रिस्क जो हमें लग रहा था वो दोबारा तो अकर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? फिर आपका आया रिस्क मॉनिटरिंग। अब रिस्क मॉनिटरिंग क्या हुई? रिस्क मॉनिटरिंग हमें नाम से तो समझ में आ रहा है कि रिस्क हम मॉनिटर करते हैं, बेसिकली ट्रैकिंग द रिस्क। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमने प्रिडिक्ट किए थे रिस्क, जो भी प्रिडिक्टेड रिस्क थे वो अकर हुए या नहीं, प्रिडिक्टेड रिस्क को चेक करना। फिर ये चेक करना कि जो भी हमने मेजर अप्लाई किया था रिस्क को रिमूव करने के लिए वो करेक्टली हमने प्रॉपरली एप्लीकेट हुआ है कि नहीं। मेजर एंड चेक द प्रॉपर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना कि फर्दर ये रिस्क दोबारा ना अकर हो। ओके, फिर इसमें आप फोर्थ इसमें कर सकते हैं तो ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपका हुआ जो भी आपके एरर्स आई हैं, जो भी आपके रिस्क हुए उन्हें मैनेज करना।
सो बेसिकली ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि रिस्क जो है हमारा वो मैनेज हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर ना हो। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा मिटिगेशन, कि हम ये ट्राई करते हैं कि हमारा एरर आए ना। और मान लो हम इस स्टेज पे फेल हो जाएं, ये हमारी स्टेज पे हम फेल हो गए, देन वी मूव टू रिस्क मॉनिटरिंग, कि मान लो वो रिस्क हम अवॉइड करने में फेल हो गए, तो हम उस रिस्क को ट्रेस करेंगे, जो भी हमने प्रिडिक्टेड रिस्क हमारे थे उसको चेक करेंगे कि वो कैसे अकर हुए। फिर ये चेक करेंगे कि जो भी हमने उसको रिस्क को रिमूव करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस अप्लाई किए हैं वो प्रॉपर हैं। और फिर जो भी हमने मेजर अप्लाई किया है रिस्क को रिमूव करने के लिए, रिस्क को ट्रेस करने के लिए, उसका हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि आगे फर्दर फ्यूचर में वो रिस्क अकर ना हो। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, कि जो भी हमारा रिस्क का पूरा प्रोसीजर हमने जो पढ़ा था भी वो हम पूरा अप्लाई करेंगे कि आगे कोई रिस्क अगर हो ना, और अगर ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो उसमें हमें कैसे रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, इसके नोट्स जो है मैं आपको बहुत अच्छे से बना के दूंगी, क्योंकि RM प्लान वैसे तो ऐसे कुछ खास क्वेश्चन अभी आए नहीं है RMM प्लान से, बट फिर भी हो सकता है कि आपके उसमें आ जाए। एंड सिंस आपका ये मिटिगेशन मॉनिटरिंग, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इन RMM प्लान व्हाट डज रिस्क मिटिगेशन डू, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो आपसे, क्योंकि मिटिगेशन एक ऐसा टर्म है जो हमने इसी में पढ़ा होगा, रेयरली अपने डेली लाइफ में आप ये वर्ड कभी यूज किया होगा आपने। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या क्या टर्म्स हैं, उनके क्या क्या मतलब हैं, एंड व्हाट डू दे इंडिकेट। सिमिलरली जैसे आपके मैककॉल क्वालिटी फैक्टर्स हमने पढ़ा था, तो मैककॉल क्वालिटी फैक्टर्स में आपके जो हैं ये 3 टर्म्स हैं, 3 कैटेगरी जिसमें डिवाइड किया, प्रोडक्ट ऑपरेशन, डिवीजन एंड ट्रांजिशन। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या इनके नाम है, बिकॉज दे में आस्क यू, या फिर वो आपको मैच द फॉलोइंग में दे दें कि प्रोडक्ट ऑपरेशन में कौन सी कैटेगरी, कौन सा क्वालिटी फैक्टर आएगा, रिवीजन में कौन सा क्वालिटी फैक्टर आएगा, ट्रांजिशन में कौन सा क्वालिटी फैक्टर आएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, सिमिलरली फॉर ISO में कितने फैक्टर्स थे, कितने फैक्टर्स आपने उनको किस किस कौन सी क्वालिटी कौन से फैक्टर के अंदर आ रही थी, ये सब आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ये तो आपको बस खाली एक आप ये डायग्राम ध्यान रखोगे तो ही आपका पूरा ISO का मॉडल तैयार हो जाएगा आपको याद रहने के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं तो फिर अब हम क्वेश्चंस देखूं जरा मैं। Yes, ma'am. क्वेश्चंस ना, वेट एक मिनट। ओके मैम। ओके, आपने कोई क्वेश्चंस ट्राई किए थे करने के, जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उसमें से कोई भी कुछ भी ट्राई किया हो आप लोगों ने, जो आप कर सकते हो, जो आपने ट्राई किया हो? नहीं, किसी ने भी नहीं देखे? कोई आपको कोई एरर वेरर हो तो पूछ लो, तब तक मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ। कुछ भी आपको कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो आपका किसी भी चीज से रिलेटेड? Ma'am, I have done your notes printed because I think that in printed form it will be easy to read. क्या यार, Visualize. ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये आपके नेट के लिए तो काम आएगा ही आएगा, बट आगे भी आपको कोई भी, मान लो आप जो भी जिस फील्ड में आप जाओ, जो भी आप करो, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे नोट्स। बिकॉज मैंने ये ट्राई किया है कि मैं नोट्स में सब कुछ ही ऐड करके आपको अच्छे से ना पूरा दे दूं। सो ये आपके मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्पाइरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें आपने, ये आपका A कॉलम है और ये आपका B कॉलम है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है आपका। आप अपने आंसर्स जो है मुझे चैट में लिखना, कोई भी बोलेगा नहीं, जिससे कि जितने भी हैं बाकी सबके हम देख सकें क्या क्या आंसर सब दे रहे हैं। ओके, सो कोई बोलना मत, सिर्फ लिखना उसमें चैट में। एंड जस्ट ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड ऑल्सो, बिकॉज वहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सेनोरिटा का आंसर आया है B। बाकी रेस्ट ऑल, लिपिका, शुभम, कीर्ति, लिपिका का आंसर है C। ओके, शुभम इज सेइंग B, कीर्ति सिंह B। ओके, सो लेट्स चेक। ठीक है,
अब इसमें एक आपने देखा कि हेयर हमारे पास एक ऑप्शन है स्पाइरल. वेट. ओके, वी हैव वन ऑप्शन स्पाइरल. ठीक है. अब हमें पता है कि अगर कहीं भी हमें स्पाइरल दिख रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क होगा जरूर. ठीक है, तो हमारा आ गया रिस्क यहाँ पे. सो 4 का हो गया सी. अब 4 का सी हमारा या तो बी में है या सी में, तो बाकी हमने क्रॉस कर दिए पहले ही. एलिमिनेशन मेथड यूज करके. यस यस, एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है ना, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन. देखो 2 ऑप्शन तुरंत आपके कट गए. अब हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल. अब इसमें कह रहा है कि 1 का डी है, दोनों ऑप्शंस बोल रहे हैं 1 का डी. सो इसमें क्या बोल रहे हैं, वाटरफॉल मॉडल इन फ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस. ठीक है, इसमें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमने कहा ठीक है 1 को हमने दे दिया डी. ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया. अब एक इवोल्यूशनरी मॉडल और कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसमें कह रहा है स्पेसिफिकेशंस कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली. ठीक, और इसमें कह रहा है रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस आर इनएविटेबल. अब हमें पता है जो हमारा इवोल्यूशनरी मॉडल होता है उसमें हम इवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं, राइट. हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ इवोल्यूशन करते हैं, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटेशन लगाते हैं. सो इवोल्यूशन से हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं इंक्रीमेंटली. हर स्टेप पे कुछ ना कुछ हम इवोल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं अपने मॉडल में. कंपोनेंट बेस्ड अगर आपको नहीं भी पता क्या होता है तो उसमें होता है कि रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस आर इनएविटेबल. मतलब इसमें हम जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसमें हम फिर अपना आगे का वर्क परफॉर्म करते हैं. सो 2 का हमें समझ में आ गया कि ए है. सो इट इज इन दिस ऑप्शन. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी. ओके, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद एलिमिनेशन मेथड. उससे बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए. ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन अगर आपसे, चलो मैं बोल देती हूँ. अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार सेंटेंस आ चुका है. अगर आपका सॉफ्टवेयर आप चाहते हो कि अच्छा परफॉर्म करे तो क्या होना चाहिए. यहाँ पे ब्लैंक 1 है और ये ब्लैंक 2 है. क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग. कोहेजन हाई होगा एंड कपलिंग लो होगी. ओके बट ओके, आंसर आपका सही है, बट प्लीज ट्राई करो चैट में आंसर करने की, जिससे कि बाकी लोग भी ना आंसर कर सकें. ओके, तो इसमें आपको पता ही है हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग. कोहेजन की मैंने ट्रिक बताई थी, वो कैसे याद करनी है. एस से सिंगल, तो इसका मतलब कि एक सिंगल मॉड्यूल में जो भी परफॉर्मेंस, जो भी एलिमेंट्स आपस में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट इज वो हाई होनी चाहिए आपस में. एंड कपलिंग इज बिटवीन 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स, तो उनके बीच में जितनी इंटरडिपेंडेंसी कम होगी उतना ही वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग. ओके, इसके बाद हाँ, अब एक क्वेश्चन है आपका. ये आपका क्वेश्चन है, कहाँ गया, in the spiral model of software development, the primary determinant in selecting activities in each iteration is iteration size, cost, adopted process such as rational unified process or extreme programming, and fourth is risk. So जो भी आपका आंसर है प्लीज चैट में मेंशन कर देना. ओके, लिखना मत यहाँ पे, मतलब बोलना मत, आई मीन लिख देना चैट में, सॉरी. रिस्क, ओके. नेक्स्ट बाकी सब रिस्क, ओके राइट. ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल जब भी आएगा, कोई भी बिना सोचे समझे आंसर विल ऑलवेज बी रिस्क. सेम आपने देखा होगा मैच द फॉलोइंग में भी, जब हमें वो दिया हुआ था उन्होंने मैच द फॉलोइंग, तो स्पाइरल में हमने रिस्क जो देखा और बाकी सबको रूल आउट कर दिया, बिकॉज इसके अलावा ऑप्शन कोई है नहीं. स्पाइरल डेवलपमेंट के केस में स्पाइरल मॉडल फेमस ही इस वजह से हुआ है क्योंकि वो रिस्क को ध्यान में रखता है, रिस्क फैक्टर को. ठीक है, और लेट मी सी और क्वेश्चंस जो हम कर सकते हैं. अच्छा, एक मैं लिख देती हूँ, आप बताना कि क्या इसका आंसर होगा. ठीक है, ये यूएमएल का डायग्राम से क्वेश्चन है, कल ही हमने पढ़ा है, तो आपको आना चाहिए. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन है, डायग्राम दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यूजिंग यूएमएल इज ईआर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, या फिर यूज केस. ऐसे ही बता देती हूँ. डायग्राम जो यूजर की हेल्प करता है हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में. हाँ जी, तो क्या क्या आंसर दिया आप लोगों ने.
सबने दे दिया आंसर। लिपिका का आंसर आया है यूज केस, बाकी शुभम का आंसर आया यूज केस, और कीर्ति, सनुरिता। सो करेक्ट आंसर यूज केस ही है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इसमें हमें पता है ईआर डायग्राम, हम ईआर डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम यूएमएल डायग्राम होते नहीं है, ठीक है, तो ये पहले कट हो गए। फिर आपका है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो यूजर रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली कंपोनेंट्स से रिलेटेड बात करता है ना। हमने कल ही पढ़ा था, जो भी कंपोनेंट्स को हम कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, उसके लिए हेल्प करता है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम तो कंपोनेंट्स के लिए हो गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सो हमारा आंसर क्या बचा? यूज केस डायग्राम। ओके, क्लियर? और आपके, अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएमएल डायग्राम, नॉट अ यूएमएल डायग्राम, और मैं आपको ऑप्शंस दूं, एक है आपका यूज केस, ठीक है, फिर एक है आपका क्लास डायग्राम, एक है आपका एनालिसिस डायग्राम, और एक है आपका स्विम लेन डायग्राम। सो इसमें आपका क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएमएल डायग्राम? सी, जो आपका, हमें पता है कि यूज केस डायग्राम जो है वो हमारा यूएमएल डायग्राम है, यूज केस। क्लास डायग्राम हमारा यूज केस डायग्राम है। अब जो एरर वाली चीज है वो है एक एनालिसिस डायग्राम और एक है स्विम लेन डायग्राम, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि ये है, तो ये ऑप्शंस तो कट गए। अब या तो ये वाला ये होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, जो स्विम लेन का मतलब आपको पता, आपको ये तो पता होगा, स्विम लेन जो है बेसिकली जब स्विमर्स की जो लेन होती है उसको हम स्विम लेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्टिविटी डायग्राम होता है या हमारा जो सीक्वेंस डायग्राम होता है उसमें हम लेन्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है, कि हमारा इस एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ये सीक्वेंस परफॉर्म हुआ, फिर ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई, फिर हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी, एंड देन एट टाइम t इक्वल टू 5 पे हमारी ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई। तो स्विम लेन जो है वो उसी का पार्ट हो गया। बट एनालिसिस कोई डायग्राम नहीं है। एनालिसिस में आप एनालाइज करते हो चीजों को, इट इज नॉट एनी डायग्राम जिसको आप एक्सप्लेन कर सको, जिसको आप डायग्राम के थ्रू बता सको। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है एनालिसिस। इट इज नॉट अ यूएमएल डायग्राम। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तुम बताओ? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन प्लीज बता दो, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, नहीं तो फिर मैं ओ मैम। ओके। बाकी क्वेश्चंस, अब जैसे बाकी तो आपने पढ़ ही लिया कि लोअर डिग्री ऑफ कोहेशन कौन सी होती है, या ऐसे क्वेश्चंस, वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सारे, अब आप, मुझे लगता है कि आप कर लोगे, बिकॉज अब वो आपको, आपने पढ़ लिया वो टॉपिक्स, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब लेट अस सी कि हमारा बचा क्या है ना, कि हमारा टॉपिक कौन सा रिमेनिंग है। मैम, हाँ जी, ma'am, how many days are left for us to enter software engineering subject? देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसमें हमारा ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी में जो हमारा बच रहा है वो हमारा ये सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है ना, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है। होपफुली जो है आपका ये जल्द ही, मैं कोशिश करूंगी खत्म हो जाए। अब आपका जो आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट चीज अब जो शुरू हो रही है, वो है आपका यहाँ से, एक है आपका कोकोमो मॉडल आएगा इसमें, फिर आपकी आएगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सो टेस्टिंग, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि टेस्टिंग में आपके 2 days लग सकते हैं। एस्टिमेशन को मैं ट्राई करूंगी कि न्यूमेरिकल्स आपके 1 डे में खत्म हो जाए, बट बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं तो हो सकता है इसमें भी 2 days अराउंड लग जाए। बाकी आपको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में 1 day तो 4 to 5 days हो सकता है कि अभी लगे, 4 to 5 days, बाकी तो आपका पूरा ये हो ही जाएगा। Ma'am, will you take test? टेस्ट, टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हुए, हाँ, अगर जिस दिन हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा इसका एसई का,
उसके नेक्स्ट डे या आप बोलो तो 1-2 दिन का टाइम देके आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सको, आप अच्छे से पढ़ सको, तो मैं आपको उसमें दे दूंगी। अभी हमारे पास टाइम बच रहा है ना, जैसे आपके पास टाइम इतना है भी नहीं ना हमारे पास ज्यादा, क्योंकि अब देखो सर आपका क्या क्या अभी आपका टेस्टिंग बच रहा है, एंड आपका क्या बच रहा है, LOC वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, एंड व्हाट एल्स वी हैव, कोकोमो मॉडल, साइज एंड कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया, और फिर आपका ये सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग और ये सब, है ना। तो ये आपका बेसिकली जो है, मैं मान के चल रही हूँ कि 4 to 5 डेज में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हाँ, मैं आपको 1 to 2 डेज दे दूंगी, जिससे कि आप अपना रिवाइज कर सको अच्छे से, और उसके बाद फिर हम एक सेशन रखेंगे टेस्ट का, जिसमें मैं ट्राई करूंगी PYQs होंगे, और आपके और भी क्वेश्चंस होंगे जो PYQs, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड। हाँ जी, Yes, because there are so many doubts after all the session, all the हाँ in जी, हाँ this. जी, इसीलिए मैं 1 to 2 डेज आपको दूंगी फॉर प्रिपरेशन, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हो वो अपने क्लियर कर सको, पूछ लो, एंड उसके बाद फिर हम एक टेस्ट सेशन अराउंड 1 आवर या हाफ एन आवर का रखेंगे, जिसमें आपको आंसर्स देने होंगे, जिससे वो बेसिकली टेस्ट सेशन नहीं होगा, इट विल बी अ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू, है ना। प्रैक्टिस सेशन को हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सेशन तो नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रैक्टिस ही मान के चलना उसे, कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, एंड उसमें भी आपको डाउट वाउट्स होंगे तो हम आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है मैम। है ना। Okay, ma'am. और कोई डाउट, और किसी का कोई डाउट? No ma'am. Ma'am, then please provide the ICT notes also हाँ with जी, the हाँ जी, अभी तो software. ICT स्टार्ट हुआ नहीं है, कल से वो स्टार्ट करूंगी मैं, बेस फ्रॉम डिटेल, तो हाँ, हैंड टू हैंड मैं ट्राई करूंगी कि आपको नोट्स मिल जाए, है ना। Yes ma'am. Yes ma'am. Thank you. चलो, ओके ओके, और पढ़ लो सारे नोट्स अच्छे से, ओके, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम हो जस्ट मैसेज मी, मैं आपके टेलीग्राम पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ओके। Okay, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू।